नमस्कार विद्यार्थियों। मैं मनीष कुमार शर्मा और फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो विद्यार्थियों, जो क्लास सेवन्थ की सामाजिक की बुक है उसके अंदर हम जो अभी वर्तमान में भूगोल वाला पार्ट शुरू कर रखे हैं, उस भूगोल वाले पार्ट के अंतर्गत हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम चैप्टर नंबर 4 वायु पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, पहले हमें जान लेते हैं कि वायु क्या होती है। देखिए, वायु की बात करें, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से चारों ओर वायु की जो घनी चादर से घिरी हुई है, वो जिसे हम क्या कह सकते हैं, वायुमंडल कह सकते हैं। देखिए, वायुमंडल के अंदर आपने सुना भी होगा जो गैसें होती है और जो परतें होती हैं। परतें की बात करूं, परतें कौन सी जैसे कि जो धरातल के पास में सौर मंडल है, समताप मंडल है, ओजोन मंडल है। समताप मंडल के अंतर्गत ही ओजोन मंडल आती है। फिर आपके आयन मंडल है और फिर आपके बहिर्मंडल है। तो परतों की बात करेंगे और वायुमंडल के अंदर जो संगठक है उनकी गैसों के बारे में बात करेंगे, कौन सी गैस ज़्यादा है, कौन सी गैस कम है ना, और सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, हमें जीवित रहने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तो हम शुरुआत करते हैं वायुमंडल। आप ध्यान से देखते हुए चलना मेरे साथ साथ। तो पहले आप देखिए, जहाँ मैं अंडरलाइन अंडरलाइन करूँगा उसको आपको उतारना भी है। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसने हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर, जैसे कि मनुष्य है, अ, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गए, ये सब किस पर निर्भर है, वायु पर। क्यों? क्योंकि देखिए, वायु, जल, हवा, या वायु हवा एक ही बात है। इनके बिना हम क्या है, जीवित नहीं रह सकते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है और सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। आपको पता भी होगा कि जो ओजोन मंडल है, जो ओजोन परत होती है, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती है उनका अवशोषण कर लेती है और हमारी रक्षा करती है। यदि सुरक्षा की ये चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर क्या कर सकते हैं, जल सकते हैं, और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ध्यान रखना, हालांकि मैंने आपको बताया भी था चैप्टर नंबर 3 के अंदर कि जो दिन रात बनते हैं, वो दिन रात बनने का ये कारण है कि दिन होना भी जरूरी है, रात होना भी जरूरी है। अगर दिन ही दिन होगा तो हम सहन नहीं कर सकते, रात ही रात होगी, ठंडी ठंड होगी तो भी हम सहन नहीं कर सकते। तो ये सूर्य गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंडी से जम सकते हैं। अतः ये क्या है, एक वायु राशि है जिसने जिससे ने हम पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है कि हम, देखिए, ज़्यादा ना तो ठंड में रह सकते हैं, ना ज़्यादा गर्मी के अंदर रह सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि आप जानते हैं, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करना कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसे? CO2 को। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसे हमने क्या नाम दिया, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना क्या है, असंभव होता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ लगभग 98% बर्फ जमी रहती है, इसलिए वहाँ मानव जीव जंतु रहना मुश्किल है। जब कारखानों और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस उष्मा के द्वारा पृथ्वी का क्या है, तापमान बढ़ता है। और इस तापमान बढ़ने को हमने क्या नाम दिया, भूमंडलीय तापमान। फिर एक आता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम हिंदी, ये तो इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कहते हैं वैश्विक उष्णता। तो वैश्विक उष्णता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है। तटीय क्षेत्र कौन से? जो समुद्र के किनारे होते हैं। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु क्या है, लुप्त हो जाते हैं, अर्थात समाप्त हो जाते हैं। तो आप ऐसे भी याद रखते हैं कि जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है हमारे पर्यावरण के अंदर, हमारे वायु के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं या वैश्विक उष्णता भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा गैसों को लेकर, जो वायुमंडल का संगठक है। तो इसमें ये ध्यान रखना, आप देखिए सर्वाधिक गैस कौन सी आपको दिखाई दे रही है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी है, नाइट्रोजन है। उसके बाद 78% नाइट्रोजन है, 71% ऑक्सीजन है। उसके बाद 0.93 आर्गन है, और उसके बाद 0.3 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, और अन्य सभी है 0.04%।
ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं आपके सीधे सीधे कि हमारे जो सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी परसेंट, 78%। उसके बाद कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन, कितनी, 21%। और CO2 की मात्रा कितनी है, तो सबको पता है CO2 की मात्रा कितनी है, कितनी है CO2 की मात्रा। CO2 का मतलब यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03%। ये आपको तीन बातें याद रखनी है। आपको दिखाई दे रहा है गोले के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा इसका 78% है, फिर 21% है, फिर 93% है, और फिर अन्य 0.4% है। अब बात करते हैं संगठन के बारे में कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वे अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दो गैसें हैं जिसे वायुमंडल का बड़ा भाग माना जाता है। क्यों, देखिए जो ऑक्सीजन है वो 21% है, और जो नाइट्रोजन है वो 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड पता ही आपको कितनी, 0.03। हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये कौन से कम मात्रा में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी क्या होते हैं, हवा में मौजूद होते हैं, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों को, देखिए वायु के संगठनों को दिखाया गया है। देखिए सारी जो गैसें वो दिखाई गई है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि जो पौधे होते हैं उनको जीवन के लिए क्या है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। देखिए नंबर 1 पे कौन सी थी, नाइट्रोजन, और नंबर 2 पे कौन सी हुई, ऑक्सीजन। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से क्या प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप मतलब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो क्या होगा, संतुलन बढ़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा और जो और गैसें उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे क्या रहता है, संतुलन बना रहता है। कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो CO2 की मात्रा है, जो पेड़ पौधे हम जो CO2 की मात्रा निकालते हैं उसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और उनकी जो पेड़ पौधे से ऑक्सीजन जो मिलता है उसको हम ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या है, पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। आइए बात करते हैं, परंतु ये संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से क्या है, गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन CO2 की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। सब जानते हैं मौसम क्या होता है, मौसम एक तरीके से अल्पावधि होती है। देखिए मौसम का कोई पता नहीं, मौसम अभी जैसे कि धूप हो रही है, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, थोड़ी देर में कुछ हवा चलने लगेगी। और जलवायु जो होती है, जलवायु एक लंबे समय की अवधि होती है। ठीक है, जलवायु क्या होती है, लंबे समय की अवधि होती है। आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर क्या होती है, जैसे हल्की होकर भाप के रूप में ऊपर उड़ती है और ठंडे होने पर क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, सघन हो जाती है। और इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है, किसमें, वायु में। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां पर जाती है। इस प्रकार क्या है, वायु चक्कर चलता है। तो ये आप थोड़ा देख लेना, मैं बता दिया आपको, आप देखना इसको, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की ठंडी होकर क्या है, उष्मा के रूप में ऊपर उड़ती है, और ठंडी वायु भारी होती है, इसलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर
आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ पर आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र क्या है, चलता रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब वायु गर्म होती है तो भाप के रूप में हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी वायु क्या होती है, पैंदे में बैठी रहती है। ये एक दिया हुआ है कि क्या भूमंडलीय तापमान, ध्यान से आप देखो, पूरा देखो आराम से इसको, कि भूमंडलीय तापमान आज की विश्व के लिए गंभीर समस्या है। हाँ, ग्लोबल जो वार्मिंग है गंभीर समस्या। ये क्यों? अगर मान लीजिए हमारे यहाँ CO2 की मात्रा बढ़ गई तो मामला क्या है, गड़बड़ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। अब बात करते हैं हम वायुमंडल की संरचना। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो परतें होती हैं वो 4 प्रकार की है। 4 प्रकार की परतें हैं। देखिए कौन कौन सी है, 4, एक तरीके से 5 भी कह सकते हैं। देखो बुक में दिया हुआ है 5 प्रकार की परतें हैं। एक बार आप देखना। हाँ, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। यह है पहली शोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और महामंडल और बृहिमंडल। ठीक है, इनका हम समझने का प्रयास करते हैं। आप पहले डायग्राम के माध्यम से देखिए इनको। ये देखिए हमारी जो पृथ्वी है, देखिए आराम से आप, ये वायुमंडल की परतें हैं। ये पृथ्वी, जैसे कि ये माउंट एवरेस्ट आगे नेपाल वाली, सबसे पास में कौन सी है, शोभमंडल। कौन सी है, शोभमंडल। शोभमंडल 10 मीटर तक की ऊंचाई है। कितनी किमी तक है, 10 किलोमीटर तक की। उसके बाद से जो 30 किलोमीटर तक है वो कौन सी है, आपकी समताप मंडल है। ठीक है, समताप मंडल हो जाएगी। और जो समता जी हवाई जहाज चित्र बनाया हुआ है, ये सब कहाँ उड़ते हैं, हवाई जहाज वगैरह समताप मंडल में उड़ते हैं। और ये माउंट एवरेस्ट जो दिखाया गया है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन शोभमंडल के अंदर होते हैं। ये समताप सीमा आ गई यहाँ तक की। फिर 50 से लेकर जो है, आप ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाइए। चलिए आगे आपके मध्य मंडल आ गया 60 किलोमीटर तक। फिर यहाँ से लेकर 80 किलोमीटर तक क्या आ गई, मध्य सीमा आ गई। फिर आपके ऊपर ये 90, यहाँ 80 का 85 से लेकर पूरा 100 तक कितना आ गया, वायुमंडल आ गया। और बाद वाला ये बहिर्मंडल आ गया। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखना कि पहले कौन सी है, शोभमंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, और फिर ब्रह्मंडल है, और फिर बहिर्मंडल है। तो इनको आप ध्यान रखना, ऊंचाई भी थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं आपको एक एक परत के बारे में अच्छी तरीके से बताता हूँ। ये आपने इसका डायग्राम भी देख लिया होगा और डायग्राम से आप समझ में जाएंगे आराम से। चलिए अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इसकी ओर, कि जो सौरमंडल है ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है कितने औसत ऊंचाई है, 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, आपको बताया था मैंने आपको कि मौसम की सारी घटनाएं जो कहाँ होती है, वो शोभमंडल में होती है। जैसे कि वर्षा होना, कोहरा जिसे आप ओस कहते हैं या धुंध कहते हैं, ओला वर्षण मतलब ओले गिरना, इसी परत के अंदर होती है। कौन सी परत के अंदर, शोभमंडल के अंदर। फिर बात करते हैं समताप मंडल के अंदर। शोभमंडल के ऊपर भाग क्या कहलाता है, समताप मंडल। आपको मैंने भी दिखाया था कि सबसे पहले शोभमंडल 13 किलोमीटर तक, और 13 किलोमीटर के बाद लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग क्या होता है, मुक्त होता है। मतलब यहाँ कोई मौसम संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। मैंने आपको दिखाया था, हवाई जहाज का चित्र भी दिखाया था कि हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें एक ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि समताप मंडल में एक तो कोई मौसम संबंधी घटना नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। तीसरी बात, ये हवाई जहाज उड़ने के लिए महत्वपूर्ण एक आदर्श स्थिति होती है। अब बात करते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल क्या है, ये तीसरी परत हो गई हमारी। ये वायुमंडल की तीसरी परत है, समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। तो इस ध्यान रखना आपको, शोभमंडल 13 किमी तक, समताप मंडल 50 किमी तक,
और मध्यमंडल 80 किमी की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी कौन सी परत है जिसके अंदर अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड आने पर जल जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है मध्यमंडल। इसके बाद बाह्य वायुमंडल है। बाह्य वायुमंडल में मतलब बाहरी वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो आपको ध्यान रखना कि आयन मंडल कौन सी परत का भाग है? बाह्य मंडल का, मतलब बाह्य परत का एक भाग है कौन? आयन मंडल। और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो बाह्य वायुमंडल में जो पहले तो सबकी ऊंचाई ध्यान रखनी है कि 13 किलोमीटर तक तो कौन सी है? शोभमंडल है। फिर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। 80 तक मध्य मंडल है। 80 से 400 तक क्या है? जो आयनमंडल है वो है। हम बाह्यमंडल को आयनमंडल भी कह सकते हैं। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ये वायु की सबसे पतली परत होती है। हल्की गैस हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हल्की गैसें हैं जैसे हीलियम है और हाइड्रोजन है कहाँ तैरती है? हल्की परत कौन सी है? बहिर्मंडल। तो कहाँ तैरेगी? बहिर्मंडल के अंदर। तो विद्यार्थियों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो चैप्टर है आपका मौसम और जलवायु के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम यहीं तक अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो तब तक के लिए आप सभी अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। आगे मौसम और जलवायु के बारे में हम इसके पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।